Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में अक्सर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो हर टॉपर की जुबान पर होती हैं और जीसी लियोंग उनमें से एक है। आज हम इसी क्लासिक किताब के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद ज़रूरी अध्याय चैप्टर 2 द अर्थ्स क्रस्ट पर बात करने वाली हैं। हमारे सामने ये चैप्टर है और साथ में सिविल सेवा परीक्षा का एक पुराना प्रश्न पत्र भी। बिल्कुल। और आज हमारा मकसद सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसे डिकोड करना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की पपड़ी, चट्टानों और खनिजों जैसे स्थिर यानी स्टैटिक कॉन्सेप्ट से यूपीएससी कैसे गतिशील यानी डायनामिक सवाल बनाता है। हाँ, वो सवाल जो प्रीलिम्स में आपकी रैंक तय कर सकते हैं या मेंस में आपको औसत से ऊपर अंक दिला सकते हैं। सही कहा। क्योंकि अक्सर एस्पिरेंट्स इस चैप्टर को बस चट्टानों के नाम रटकर छोड़ देते हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे सियाल और सिमा के एक छोटे से अंतर से लेकर भारत के आर्थिक भविष्य तक की कहानी इन्हीं चट्टानों में छिपी है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले पृथ्वी की पपड़ी की दो मुख्य परतें, सियाल और सिमा। ये पहला कॉन्सेप्ट है और यहीं से यूपीएससी आपको उलझा सकता है। इनका नाम ही इनकी कहानी बताता है। सियाल यानी SIAL, सिलिका और एल्यूमिना। हाँ, सिलिका और एल्यूमिना। ये हल्की होती है, ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बनी है और महाद्वीपों यानी कॉन्टिनेंट्स का निर्माण करती है। और सीमा SIMA मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। बिल्कुल, ये सियाल से भारी होती है, बेसॉल्ट जैसी चट्टानों से बनी है और महासागरों की निचली सतह यानी ओशन फ्लोर बनाती है। अब ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, लगता तो है, लगता है, पर यहीं पर इसका असली मतलब छिपा है। ये सिर्फ एक अकादमिक विभाजन नहीं है। इसी घनत्व के अंतर के कारण हल्की महाद्वीपीय प्लेटें जो सियाल से बनी हैं, वो भारी महासागरीय प्लेटों यानी सीमा के ऊपर तैरती हैं। ओह अच्छा। प्लेट टेक्टोनिक्स का पूरा सिद्धांत, पहाड़ों का बनना, ज्वालामुखियों का फटना, ये सब इसी एक बुनियादी फर्क पर टिका है। तो मतलब सीमा भारी होने के कारण जब महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो वो नीचे धंस जाती है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने, यही होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ रटने वाली बात नहीं है, ये तो पूरी भू आकृति विज्ञान की नींव है। तो अगर प्रीलिम्स में सवाल आता है तो वो सिर्फ नाम नहीं पूछेगा, वो शायद ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है कि सीमा हल्की होने के कारण सियाल के ऊपर तैरती है और हमें उसे गलत पहचानना होगा। बिल्कुल, यूपीएससी यही करता है। वो आपको 3 स्टेटमेंट देगा। पहला, सियाल का घनत्व सीमा से कम होता है। दूसरा, महाद्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से सीमा से हुआ है। और तीसरा, सियाल में ग्रेनाइटिक चट्टानों की प्रधानता होती है। और फिर पूछेगा इनमें से कौन से सही है। और जाहिर है दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसी से वो हमारी समझ को परखेंगे। यही बात है, बुनियाद को गहराई से समझना बहुत जरूरी है। समझ गई। चलिए अब पृथ्वी की पपड़ी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी चट्टानों पर आते हैं। जीसी लियोंग इन्हें 3 प्रकारों में बांटता है: आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। इन्हें एक कहानी की तरह समझना सबसे आसान है। सबसे पहले आती हैं आग्नेय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स। ये प्राथमिक चट्टानें हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है, वैसे ही इनका जन्म सीधे पृथ्वी के गर्भ से निकले गर्म पिघले हुए मैग्मा या लावा के ठंडा होने से होता है। तो क्या हर आग्नेय चट्टान एक जैसी दिखती है? मेरा मतलब है, जो मैग्मा जमीन के 10 किलोमीटर नीचे ठंडा होता है और जो ज्वालामुखी से निकलकर हवा में ठंडा होता है, क्या उनसे बनी चट्टानों में कोई फर्क नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पे पूरा राज छिपा है। जो मैग्मा पृथ्वी के अंदर गहराई में धीरे धीरे हजारों साल लगाकर ठंडा होता है, उसे आराम करने का पूरा मौका मिलता है। इसलिए उसमें बड़े बड़े क्रिस्टल या रवे बन जाते हैं। इन्हें प्लूटोनिक या आंतरिक चट्टानें कहते हैं। इसका कोई उदाहरण? सबसे बेहतरीन उदाहरण है ग्रेनाइट, जो आपको अपने किचन के काउंटरटॉप पर भी दिख जाएगा। अच्छा।
और जो लावा ज्वालामुखी से निकलकर सतह पर आता है और तेजी से ठंडा हो जाता है। उसे बेचारे को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। हाँ। वो अचानक ठंडे माहौल में आकर जम जाता है, इसलिए उसके क्रिस्टल बहुत छोटे और महीन होते हैं। इन्हें ज्वालामुखी या बाहरी चट्टानें कहते होंगे। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बेसाल्ट। और जब हम बेसाल्ट की बात करते हैं तो हमें भारत के एक बहुत बड़े हिस्से की कहानी याद आती है। आप दक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आज से 6.5 करोड़ साल पहले भारत जब गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर की ओर बढ़ रहा था, तब जमीन में बड़ी बड़ी दरारों से लावा निकलकर फैलता गया। मतलब कोई एक ज्वालामुखी नहीं था। नहीं, ये एक विशाल क्षेत्र में लावा की बाढ़ आ गई थी। इसने लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ढक लिया, जो आज का महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा है। ये लावा बेसाल्टिक था। और इसी बेसाल्ट के टूटने से वो मशहूर काली मिट्टी बनी है, जिसे रेगुर कहते हैं और जो कपास की खेती के लिए जानी जाती है। देखिए कैसे करोड़ों साल पुरानी एक भूवैज्ञानिक घटना आज भी भारत की कृषि और कपड़ा उद्योग की किस्मत तय कर रही है। यही तो कनेक्शन है जो एक एस्पिरेंट को समझना है। अब सोचिए, जब ये आग्नेय चट्टानें, चाहे ग्रेनाइट हो या बेसाल्ट, लाखों साल तक धूप, बारिश, हवा की मार झेलती हैं, तो क्या होता है? वो टूटती हैं, छोटे छोटे कणों में बिखर जाती हैं। और फिर नदियां इन कणों को अपने साथ बहाकर ले जाती हैं और समुद्र या झीलों की तलहटी में जमा करती जाती हैं। एकदम सही। और हजारों लाखों सालों तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। परत दर परत ये कण जमा होते जाते हैं। ऊपर की परतों के दबाव से नीचे की परतें सीमेंट की तरह ठोस हो जाती हैं। इन्हीं से बनती हैं हमारी दूसरी तरह की चट्टानें, अवसादी चट्टानें, यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। इनका नाम ही सेडिमेंट्स यानी तलछट से आया है। जी। इनकी सबसे खास पहचान ये है कि इनमें परतें होती हैं और अक्सर उन परतों के बीच दबे हुए पेड़ पौधों या जीवों के अवशेष यानी जीवाश्म मिल जाते हैं। और ये जीवाश्म भारत के लिए सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं जीवाश्मों से हमारा कोयला और पेट्रोलियम बना है। भारत का लगभग 98% कोयला गोंडवाना चट्टानों में मिलता है, जो कि एक प्रकार की अवसादी चट्टानी है। अच्छा, तो वो जो झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कोयला क्षेत्र हैं, वो सब इसी का नतीजा है। करोड़ों साल पहले घने जंगलों के जमीन में दब जाने से ये कोयला बना। आज ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा की रीढ़ है। सिर्फ कोयला ही क्यों? बॉम्बे हाई में मिलने वाला कच्चा तेल भी तो समुद्री जीवों के अवसादी चट्टानों में दबने से ही बना है। और हमारे ऐतिहासिक किले जैसे दिल्ली का लाल किला या आगरा का किला, वो भी तो लाल बलुआ पत्थर से बने हैं, जो एक अवसादी चट्टान है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विंध्य क्षेत्र की अवसादी चट्टानों ने हमें बलुआ पत्थर और चूना पत्थर दिया है, जो सीमेंट उद्योग का आधार है। तो देखिए, आग्नेय चट्टानों ने हमें उपजाऊ मिट्टी दी और अवसादी चट्टानों ने हमें ऊर्जा और निर्माण सामग्री दी। अब कहानी का तीसरा और आखिरी हिस्सा आता है, कायांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फोसिस का मतलब ही है रूप बदलना। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक अवसादी या आग्नेय चट्टान प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण पृथ्वी में बहुत गहराई में चली गई। वहां उसे अत्यधिक गर्मी और दबाव का सामना करना पड़ा। इंटेंस हीट एंड इमेंस प्रेशर। हाँ, इस गर्मी और दबाव में वो चट्टान पिघलती तो नहीं है, लेकिन उसका पूरा कैरेक्टर, उसकी पूरी केमिस्ट्री और बनावट बदल जाती है। वो एक नई चट्टान में कायांतरित हो जाती है। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अगर ग्रेनाइट गर्मी और दबाव से नीस बन जाता है, तो क्या वो पिघलकर वापस मैग्मा नहीं बन सकता? ये कायांतरण और पिघलने के बीच की लाइन कहाँ है? बहुत ही शानदार सवाल। यही इसकी सबसे बारीक बात है। कायांतरण एक ठोस अवस्था में होने वाला बदलाव है। चट्टान इतनी गर्म हो जाती है कि उसके मिनरल्स दोबारा व्यवस्थित हो जाते हैं, रिक्रिस्टलाइज हो जाते हैं, लेकिन वो पिघलकर तरल नहीं बनती। अच्छा। जिस तापमान पर वो पिघल जाएगी, उस लाइन के पार वो वापस मैग्मा बन जाएगी और फिर ठंडी होकर आग्नेय चट्टान कहलाएगी। कायांतरण उस पिघलने के बिंदु से ठीक पहले का चरण है। अच्छा, अब समझा। जैसे चूना पत्थर, जो एक अवसादी चट्टान है, जब कायांतरित होता है तो संगमरमर यानी मार्बल बन जाता है। और जब हम संगमरमर की बात करते हैं तो सबके दिमाग में ताजमहल आता है। बिल्कुल। वो पूरा का पूरा एक कायांतरित चट्टान संगमरमर से बना है, जो कभी करोड़ों साल पहले समुद्र के नीचे चूना पत्थर रहा होगा। ये भूविज्ञान का जादू है। वाह। इसी तरह मिट्टी से बनी शेल स्लेट में बदल जाती है, जिसका इस्तेमाल लिखने वाली स्लेट या घरों की छतों पर होता है। और ग्रेनाइट जैसा सख्त पत्थर नीस में बदल जाता है,
तो ये पूरी प्रक्रिया एक चक्र की तरह है जिसे रॉक साइकिल कहते हैं। मैग्मा से आग्नेय चट्टान बनी, उसके टूटने से अवसादी चट्टान बनी और फिर दबाव और गर्मी से वही चट्टान कायांतरित हो गई। और अगर कायांतरित चट्टान और ज्यादा गर्मी से पिघल जाए तो वो वापस मैग्मा बन जाएगी। ये चक्र चलता रहता है। और प्रीलिम्स में यहीं से एक मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाला प्रश्न बन सकता है। बिल्कुल। एक तरफ मूल चट्टानें होंगी, चूना पत्थर, शेल, ग्रेनाइट। दूसरी तरफ कायांतरित चट्टानें, स्लेट, संगमरमर, नीस। और आपको सही जोड़ी मिलानी होगी। ये कॉन्सेप्ट की स्पष्टता को जांचने का एक क्लासिक तरीका है। सही बात है। तो इन चट्टानों के बनने बिगड़ने की प्रक्रिया का जमीन के ऊपर दिखने वाली बड़ी संरचनाओं जैसे पहाड़ों के लिए क्या मतलब है? जीसी लियोन में वलित पर्वतों यानी फोल्ड माउंटेन्स के निर्माण पर खास जोर दिया गया है। वलित पर्वत, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, चट्टानों की परतों के मुड़ने या वलित होने से बनते हैं। ये तब होता है जब दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और उनके बीच की चट्टानें संपीड़न बलों, कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण सिकुड़ जाती हैं। अच्छा, इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि जैसे एक मेज पर एक कपड़ा बिछा हो और हम उसे दोनों सिरों से एक दूसरे की ओर धकेलें। कपड़े में जो लहरदार सिलवटें बनेंगी वही वलित पर्वतों की तरह है। बहुत अच्छा उदाहरण है। भूविज्ञान में हम इन सिलवटों को नाम भी देते हैं। जो हिस्सा ऊपर की ओर उठता है उसे अपनति यानी एंटीक्लाइन कहते हैं, और जो हिस्सा नीचे की ओर धंसता है उसे अभिनति सिनक्लाइन कहते हैं। बिल्कुल। दुनिया के जितने भी महान और ऊंचे पर्वत हैं, हिमालय, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज, ये सभी युवा वलित पर्वत हैं। अरे, ये हमें सीधे 2013 के सिविल सेवा प्रीलिम्स के एक प्रश्न से जोड़ता है। बताइए। प्रश्न था कि पृथ्वी की सतह पर गतिशील परिवर्तन लाने के लिए कौन सी शक्तियां जिम्मेदार हैं? विकल्पों में प्लेट मूवमेंट, भूतापीय ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण बल जैसी चीजें थीं। और ये एक बेहतरीन सवाल है क्योंकि ये दिखाता है कि यूपीएससी आपसे केवल ये नहीं जानना चाहता कि वलित पर्वत क्या हैं, बल्कि ये भी कि वो बनते क्यों हैं। सही। इसका जवाब पृथ्वी के अंदर छिपी ऊर्जा में है। पृथ्वी के कोर से आने वाली भूतापीय ऊर्जा ही मेंटल में संवहन धाराएं पैदा करती हैं जो ऊपर की प्लेटों को हिलाती हैं। मतलब प्लेट मूवमेंट्स। हाँ, और यही प्लेट मूवमेंट पहाड़ों को जन्म देता है। ये एक चेन रिएक्शन है। मतलब ये कि सिर्फ क्या है ये जानना काफी नहीं, क्यों और कैसे है ये समझना परीक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल, यही क्रक्स है। ठीक है, हमने प्रीलिम्स के नजरिए से काफी कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया। अब मेंस की तरफ चलते हैं। मान लीजिए परीक्षा में 10 अंकों का ये सवाल आता है। भारत के विशेष संदर्भ में पृथ्वी की पपड़ी में पाए जाने वाले चट्टानों और खनिजों के आर्थिक महत्व पर चर्चा करें। इसका एक अच्छा उत्तर कैसे लिखा जाएगा? ये एक बहुत ही संभावित प्रश्न है। इसका उत्तर देने के लिए हमें अपनी अब तक की सारी चर्चा को एक व्यवस्थित ढांचे में पिरोना होगा। हाँ, चलिए एक मॉडल उत्तर की रूपरेखा तैयार करते हैं। तो शुरुआत यानी परिचय कैसा होना चाहिए? परिचय छोटा और प्रभावशाली होना चाहिए। हम लिख सकते हैं कि चट्टानें केवल भू आकृतियां ही नहीं बल्कि भारत की आर्थिक संप्रभुता का आधार हैं। ये खनिज, मिट्टी और ऊर्जा संसाधनों का मूल स्रोत हैं जो देश के कृषि, उद्योग और विकास को दिशा देते हैं। ये सीधे परीक्षक को बता देगा कि आप विषय की गहराई को समझते हैं। बढ़िया। इसके बाद मुख्य भाग में हम चट्टानों के प्रकार के अनुसार उनके आर्थिक महत्व को भारत के उदाहरणों के साथ समझा सकते हैं। हाँ, और यहाँ हमें स्मार्ट तरीके से लिखना होगा। सिर्फ तथ्य नहीं देने बल्कि उन्हें जोड़ना है। पहला बिंदु हम ले सकते हैं आग्नेय चट्टानों का। यहाँ सिर्फ ग्रेनाइट का जिक्र ना करें, दक्कन ट्रैप का उदाहरण दें। हाँ, और उसे सीधे तौर पर जोड़ें। ऐसे लिखें, दक्कन ट्रैप की बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से निर्मित रेगुर मिट्टी जो अपनी उच्च जल धारण क्षमता के कारण कपास की खेती के लिए आदर्श है, जिससे महाराष्ट्र और गुजरात के कपड़ा उद्योग को आधार मिलता है। वाह, मतलब आपने एक भूवैज्ञानिक तथ्य को एक पूरी आर्थिक कड़ी से जोड़ दिया। यही करना है। साथ ही धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मिलने वाले लौह अयस्क, मैंगनीज और सोने का भी उल्लेख करें जो भारत के खनिज उद्योग की नींव हैं। दूसरा बिंदु अवसादी चट्टानें। मेरे ख्याल से आर्थिक रूप से ये भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बिना किसी शक के। यहाँ आपको जीवाश्म ईंधन पर फोकस करना होगा। गोंडवाना कोयले का जिक्र करें और ब्रैकेट में लिखें भारत का 98% कोयला भंडार। इससे आपके उत्तर का वजन बढ़ता है। फिर कृष्णा, गोदावरी और बॉम्बे हाई बेसिन में मिलने वाले पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उल्लेख करें।
इसके अलावा सीमेंट उद्योग के लिए विंध्य क्षेत्र से मिलने वाला चूना पत्थर और निर्माण उद्योग के लिए बलुआ पत्थर का महत्व बताएं। और तीसरा बिंदु, कायांतरित चट्टानें। इसमें संगमरमर का उदाहरण तो है ही, ताजमहल और मकराना के मार्बल उद्योग से जोड़कर और क्या जोड़ सकते हैं इसमें? आप स्लेट का जिक्र कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल छत बनाने में होता है। ग्रेफाइट का उल्लेख कर सकते हैं, जो पेंसिल और बैटरी उद्योग के लिए जरूरी है। सही। और कुछ कीमती पत्थर जैसे माणिक और नीलम भी कायांतरित चट्टानों में ही मिलते हैं। अगर आप चाहें तो एक छोटा सा भारत का नक्शा बनाकर इन प्रमुख खनिज क्षेत्रों को दिखा भी सकते हैं। ये आपको अतिरिक्त अंक दिलाएगा। और अंत में निष्कर्ष, वो कैसा होना चाहिए? निष्कर्ष हमेशा भविष्योन्मुखी होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग। हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि ये संसाधन कितने महत्वपूर्ण हैं, बल्कि ये भी बताना है कि आगे क्या। अच्छा। हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि भारत की भूवैज्ञानिक संरचना उसके आर्थिक भाग्य से गहराई से जुड़ी हुई है। हालांकि इन अमूल्य संसाधनों का अंधाधुंध दोहन पर्यावरणीय चुनौतियों को भी जन्म देता है। और फिर समाधान की बात करें। हाँ, अतः सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंधन और चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए अनिवार्य है। ये एक बहुत ही संतुलित और संपूर्ण उत्तर लगता है। तो आज की चर्चा में हमने चट्टानों के प्रकार, उनसे बनने वाली भू आकृतियों और भारत के लिए उनके आर्थिक महत्व को बहुत गहराई से समझा। और सबसे जरूरी बात ये देखा कि कैसे एक ही विषय से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए एक साथ तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल। स्थिर ज्ञान को गतिशील प्रश्नों के साथ जोड़ना ही यूपीएससी की तैयारी का मूल मंत्र है। किताब में लिखी एक लाइन से भारत की अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन तक के तार कैसे जुड़े हैं, ये देखना ही असली तैयारी है। यह एक शानदार चर्चा रही। जाते जाते सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। हमने चर्चा की कि पृथ्वी की पपड़ी हमें संसाधन कैसे प्रदान करती है, लेकिन इस पर भी विचार करें। वही भूविज्ञान जो हमें दक्कन में उपजाऊ मिट्टी और गोंडवाना में कोयला देता है, वही भूविज्ञान भारत में हिमालय, जो एक युवा और सक्रिय वलित पर्वत है, में भूकंप या भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी कैसे बनता है। ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। हाँ, तो एक सिविल सेवक के तौर पर भूविज्ञान की ये दोहरी समझ, एक तरफ संसाधन और दूसरी तरफ आपदा, क्षेत्रीय योजना और विकास मॉडल को कैसे प्रभावित करनी चाहिए। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.